गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग बात करते हैं। पिछली बार यूरोपीय कंपनियों के बारे में बात किया है, अब आज हम लोग का है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, इनकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो यूरोपीय कंपनियों का है, आपने धीरे धीरे देख लिया कि बंगाल में अब धीरे धीरे काबिज हो रहे हैं अंग्रेज, है ना। अब यहाँ पे असल में क्या चलेगा कि किस तरह से बंगाल को अपने अधिकार मिलेंगे ये लोग, उसके बारे में देखते हैं। सर आप एकदम झकास लग रहे हैं। हाँ ठीक, तो अब इसमें हम लोग क्या बात करेंगे समझिए जरा। 1717 में फर्रुखसियर, इसके बारे में हम पीछे बताए थे कि 1717 में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को क्या दे दिया था, बंगाल में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। ठीक है सर, आपका घर कहाँ है? हाँ पहले यही सब पढ़ ले हम, है ना। हिमांशु सर की कैसी तबीयत है? ठीक है भैया, हिमांशु सर की तबीयत अब बेटर है ना। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, में अंग्रेजों को व्यापार करने का अधिकार दे दिया। ठीक है, ये चीज हमने देखी थी कि फर्रुखसियर ने 1717 में एक फरमान निकाला था और अंग्रेजों को दे दिया था ना, जिसमें कुछ कंडीशन थी, 3000 रुपए वार्षिक लेंगे और इस तरह की कुछ चीजें थी, पीछे बात किया था हमने। ठीक है, ध्यान है कि नहीं? फर्रुखसियर वाला बंगाल में किया था ना, तो वही चीज है। अब समझना क्या है इसमें कि जो बंगाल के नवाब हैं ये किसके द्वारा नियुक्त हैं? दिल्ली में जिसकी शासन है, मतलब जैसे एक मेन शासक है, तो मुगल शासक है फर्रुखसियर, लेकिन बंगाल में नवाब कोई और होगा, क्योंकि फर्रुखसियर तो मेन मुगल सुल्तान है ना। जैसे औरंगजेब की जब गद्दी खाली हुई, फिर उसमें बहादुर आया, फिर एक दूसरा आया शासक, तो फर्रुखसियर बैठा है, तो ये दिल्ली का मेन शासक है ना। बंगाल में कोई और है, तो बंगाल में जो नियुक्त होते थे सूबेदार, उनको नवाब कहा जाता था, बंगाल के नवाब। तो इस समय बंगाल का नवाब कौन है, जिसको मुगल शासक ने नियुक्त किया है? समझिए जरा। तो बंगाल का जो सूबेदार है वही वहां का नवाब है। ठीक है, तो बंगाल का इस समय सूबेदार है मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727, नोट करो।
भी है, सूबेदार है और बंगाल का नवाब भी है। ठीक है, तो बंगाल के जो सूबेदार हैं मुर्शिद कुली खां, यही नवाब है। ठीक है, अच्छा अब समझना जरा कि मुर्शिद कुली खां 1717 से 1700 यहाँ तक। अब इसके बाद कौन बनता है? तो इसके बाद बनता है सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन ये बनता है सूबेदार। कब से कब तक? 1700, एक साल पीछे, 39 तक। और फिर अगला बनेगा इसमें सरफराज, 1739 से 1740। ठीक है, ये लोग बंगाल के नवाब हैं, बंगाल के सूबेदार भी हैं, नवाब भी हैं। अच्छा ध्यान रखना कि जो मुर्शिद कुली खां है, इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद रखी थी। तो जो राजधानी थी इसकी मुर्शिदाबाद, उस समय का बंगाल आज की डेट का देखें तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश, ये तीनों आते थे उस समय के बंगाल में, ध्यान रखिएगा। तो उस समय का जो बंगाल है उसमें बंगाल, आज का पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश तीनों कंसीडर होते थे। ठीक है, अभी हम मेन सूबेदार को देखेंगे जहां से हमें ढंग से पढ़ना है। सरफराज के बाद, सरफराज की हत्या कर देता है अली वर्दी खां। अली वर्दी खां, अली वर्दी खां ने, ठीक है ध्यान रखिएगा, इसने सरफराज की हत्या की और ये गद्दी पर बैठ गया है। से कब तक? 1740 से, और बंगाल पर अधिकार कर लिया। अली वर्दी खां, दो करोड़ का नजराना, मुगल सल्तनत को भेजा। 2 करोड़ का नजराना मुगल सल्तनत को भेजा। तीन पुत्रियां थी। देखो समझो इसको, क्योंकि अब इसके इंपॉर्टेंट आएगा सिराजुद्दौला, जिसके यहां से हमें शुरू करना है। तो अब अलीवर्दी, देखो जब औरंगजेब था तो औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को दीवान बनाया था बंगाल का, जब औरंगजेब था। ठीक है, तो दीवान का पद दिया था 1700 की बात है। फिर जब 1717 में फर्रुखसियर ये जब सारे अधिकार दे देता है फ्री व्यापार का अंग्रेजों को, तो यहाँ का सूबेदार और नवाब मुर्शिद कुली खां को बना देता है। ठीक है, इसके बाद सुजाउद्दीन बैठता है कुछ समय तक, फिर सरफराज, सरफराज की हत्या हो जाती है, अलीवर्दी खां, और ये बंगाल का नवाब बन जाता है।
तो अब क्योंकि इसने हत्या की है और मुगल सल्तनत के एक प्रकार से खिलाफी है, तो बचने के लिए कि मुगल शासक मेरे पे आक्रमण ना करे, तो वो 2 करोड़ का नजराना देता है उसे, मतलब तोहफा टाइप का, कि आप मेरे ऊपर आक्रमण वगैरह ना करें, अलीवर्दी खां। ठीक है। और इसकी 3 पुत्रियां हैं अलीवर्दी खां की। ये मर जाता है, इसका कोई बेटा नहीं है अलीवर्दी खां का। तो जब कोई बेटा नहीं है तो फिर उत्तराधिकार की प्रॉब्लम होगी। तो अब मुद्दा ये आता है कि अब बैठे कौन गद्दी पर। ठीक है। तो इसकी जो सबसे छोटी पुत्री है, इसकी सबसे छोटी पुत्री है, उसका बेटा है सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला बैठेगा गद्दी पर अब। ठीक है। उत्तराधिकार की लड़ाई होती है और इसके पुत्रियों में, अलीवर्दी खां की पुत्रियों में एक सबसे बड़ी है घसीटी बेगम। तो घसीटी बेगम सोचती है कि मेरा बेटा बैठे, लेकिन हाँ, नाम घसीटी बेगम ही है, क्या बताएं अब। ठीक है। तो वो सोचती है कि मेरा बेटा बैठे, नवासा। तो गद्दी मिलती है छोटी बेटी, सबसे छोटी बेटी के बेटे को, जिसका नाम है सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठता है। कब बैठता है? 1756 में। ठीक है। 1756 में बैठता है, क्योंकि आपने देखा अलीवर्दी खां का 1756 में मृत्यु हो गई है। तो अब गद्दी मिलेगी सिराजुद्दौला को। तो यहां से कहानी शुरू होती है। ठीक है। जब सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठेगा, तो सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठता है 1756 में। ठीक है। 1756 में इसको गद्दी मिल जाती है। गद्दी पे बैठते ही मम्मी का नाम जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बस ये जान लो कि सिराजुद्दौला बैठा है। ठीक है। वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं उसके। सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा, तो इसने बैठते ही क्या किया कि फोर्ट विलियम पे आक्रमण कर दिया। फोर्ट विलियम जो किला बनवाया था कलकत्ता में अंग्रेजों ने। ठीक है। तो फोर्ट विलियम पे इन्होंने अटैक कर दिया, सिराजुद्दौला ने। फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। तो यहां से दिक्कतें बढ़ गई अंग्रेजों और इनके बीच, कि भाई अब मेन किला है उनका और उस पर आपने अधिकार कर लिया है। और इसी समय एक क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बनता है, ब्लैक होल की घटना। अगर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लैक होल की घटना। हॉलवेल। क्या था ये? एक ही कोठरी में 146 ब्रिटिश को बंदी बनाकर रखा गया। 23 बचे। ठीक है, नोट करो। क्या लिखे हो पंकज? 23 जुलाई 1756। ब्लैक होल की घटना।
तो फोर्ट विलियम पे अधिकार कर लिया। ये कलकत्ता का फोर्ट था अंग्रेजों का, ठीक है। और ये बताया है हॉलवेल ने। कहा जाता है कि हॉलवेल खुद उस समय कोठरी में मौजूद था। मतलब जो अंग्रेज है हॉलवेल, ये कहता है कि जब कलकत्ता में अधिकार किया है नवाब ने, तो ये गया था और रख दिया गया था, जिसमें से मैं खुद था। और जब अगले दिन वो कोठरी खोली गई तो उसमें से लगभग सब लोग मर गए थे और केवल 23 लोग जिंदा बचे थे। तो इसी को कहा जाता है ब्लैक होल की घटना, ठीक है। असल में वो एक द्वीप पे बंद कर दिया था। वो कलकत्ता से भगाए जा चुके थे लोग, क्योंकि जब अधिकार हो गया था तो एक दूसरे द्वीप पे चले गए थे। अब ये सूचना पहुंचेगी मद्रास। असल में जब ये होगा ना तो ये सूचना मद्रास भेजी जाएगी। अब मद्रास में कौन बैठा है? थोड़ी देर पहले बताए थे पिछली क्लास में, मद्रास में कौन है? रॉबर्ट क्लाइव, जो सेना लेके चल देगा बंगाल की तरफ। तो रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन, वाटसन के सहयोग से रॉबर्ट क्लाइव पहुंचता है वहां पर और फोर्ट विलियम पे अधिकार कर लेता है। कलकत्ता तुरंत अधिकार में आ जाता है उसके। और फिर एक संधि होती है अलीनगर की संधि, नवाब के बीच और उसके बीच। तो अलीनगर की संधि में कुछ चीजें डिस्कस होती हैं कि भाई आप अधिकार वगैरह ना करें, लड़ाई वड़ाई ना करें। मतलब कुछ सामंजस्य होता है कि हम लोग युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन अलीनगर की संधि ज्यादा चल नहीं पाती। कुछ ही समय बाद संधि को तोड़ देते अंग्रेज करके। तो कलकत्ता पे अधिकार करने के बाद, फोर्ट विलियम को जीतने के बाद युद्ध होगा। और वो युद्ध होगा आपका प्लासी का युद्ध, ठीक है। इसको नीचे लिखते हैं, प्लासी का युद्ध। तो कुल मिला के यहां पर अब क्लाइव पहुंचेगा, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध होगा 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध शुरू होगा। अच्छा, इस युद्ध में होता क्या है कि सिराजुद्दौला के लोगों को धोखा, उसके लोग धोखा दे देते हैं। सिराजुद्दौला की सेना बहुत बड़ी थी, मतलब लगभग लगभग 50,000 के आसपास थे इसमें, ठीक है, सिराजुद्दौला की सेना। और जो अंग्रेज था क्लाइव, उसके में 3200 के आसपास थे केवल। तो बहुत बड़ी सेना नहीं थी क्लाइव की। लेकिन क्लाइव फिर भी जीतेगा। क्यों? क्योंकि जो सिराजुद्दौला का सेनापति है वो धोखा दे देगा, मीर जाफर। तो 50,000 की सेना होते हुए भी कुछ मेन टुकड़ी जो होती है वो मीर जाफर लेके अपना अलग खड़ा हो जाता है, जो साथ नहीं देता। तो इस तरह से ये युद्ध क्लाइव के पक्ष में चला जाता है। आप समझिए कि कौन कौन है जो सिराजुद्दौला के खिलाफ हैं। तो अब एक प्रकार से ऐसे समझ लो कि ये युद्ध किसके बीच हुआ है। तो सिराजुद्दौला प्लस अंग्रेज, और अंग्रेज में भी कौन है? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। इसका साथ कौन दे रहा है? वाटसन दे रहा है, एक और है व्यक्ति। तो रॉबर्ट क्लाइव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इस युद्ध में होगा क्या? सिराजुद्दौला हार जाएगा और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो जाएगी। अब समझिए कि इसमें धोखा किसने दिया, विद्रोह किसने किया, ठीक है। विद्रोह किसने किया? मीर जाफर। कौन है ये? सिराजुद्दौला का सेनापति है। ये अपनी सेना लेकर एक तरफ खड़ा हो जाएगा। दूसरा,
राय दुर्लभ, घसीटी बेगम। ठीक है, घसीटी बेगम इसकी क्या लगी? मौसी लगी ना। हम्म। अमीन चंद, व्यापारी। जगत सेठ। ठीक है, ये मतलब बैंकर समझ लो, आज का जो बैंकर है वो समझ लो। तो उस समय जो पैसे वगैरह का क्या बोलते थे इसको, साहू या कुछ, तो जो आज के बैंकर है वो ये हुआ करते थे। इतने लोगों ने धोखा दिया जो सीधे सीधे सिराजुद्दौला के खिलाफ थे। तो ये लोगों ने मतलब साथ ही नहीं दिया सिराजुद्दौला को, और इन सबको अपनी तरफ मिला लिया अंग्रेजों ने। रॉबर्ट क्लाइव बहुत चतुर था, उसने मीर जाफर को ऑफर दे दिया, जब सिराजुद्दौला मरेगा तो मैं तुमको नवाब बना दूंगा। ये भारत में पहले से चला आ रहा है। ठीक है, तो हर कोई साथ दे देता था, बच्चा हम बनेंगे हम बनेंगे, और ये नहीं सोच रहे कि आगे चल के तुम भी मारे जाओगे, है ना। तो चलो किसी तरह ऐसा होता है, और सिराजुद्दौला को हरा दिया जाता है, जाफर का बेटा इसको मार देगा। ठीक है, तो मरना है कुल मिला के, लेकिन युद्ध में नहीं मरना। ठीक है, ये सिद्ध कर दिया कि अब अंग्रेज एक प्रकार से शासन कर सकते हैं। ठीक है, आ सकते तो मतलब जीत सकते हैं। तो ये एक नींव पड़ गई, मतलब इन लोगों ने पांव जमाने शुरू कर दिया। सर मेन धोखा मानिक चंद्र दे रहा है। मानिक चंद्र तो ठीक है, अमीन चंद भी है, मानिक चंद भी है, वो भी दे रहा है, मानिक चंद भी है। ठीक है, मेन धोखा मानिक चंद का क्या मानोगे, जब उसका सेनापति ही अपनी सेना लेके अलग हो जा रहा है। भैया हम लड़ाई लड़ने गए हैं, और मीर जाफर को सेनापति हमने बना रखा है, और मीर जाफर ने अपनी सेना लेके एक तरफ खड़ा हो गया, कहता है लड़ो। तो जब सेनापति ही तुम्हारा साथ नहीं देगा, अब मानिक चंद और अमीन चंद को हम क्या कहें, जब उसकी मौसी, खुद की मौसी उसको मरवाना चाह रही है, घसीटी बेगम। जब वो खुद ही मरवाना चाह रही है तो बाकियों का तुम कहोगे क्या कि क्या है। ठीक है, तो ये आपकी ये चीज है। तो इसका मतलब ये निकला, हुआ क्या भैया, अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बना दिया, सिराजुद्दौला की कहानी खत्म हुई। ठीक है, और मेन मेन हम लोग देखते हैं, क्योंकि फिर काफी बड़ा लेक्चर हो जाएगा। मीर जाफर के लिए अगर हम लोग देखें, तो अब जो नवाब बना है वो मीर जाफर बनेगा, तो ये बन जाता है बंगाल का नवाब। किसकी मृत्यु के बाद? सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद। प्लासी के युद्ध में जब इसकी हार होती है, तो उसके बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया जाता है। कब से कब तक रहेगा ये? 1757 से 1760। अंग्रेजों की कठपुतली, एक प्रकार से बन तो गए नवाब, लेकिन ये पूरा अधिकार अंग्रेजों के हाथ में है। ठीक है, अपने हिसाब से वो इसको चलाएंगे। बनती नहीं है और बहुत सारी अनबन हो जाती है अंग्रेजों के साथ, वो अलग मुद्दा है। तो ढेर सारा अनबन होता है, तो अंग्रेज क्या करते हैं, इसको गद्दी से उतार देंगे। बेटा तुम चलो, तुम काम के नहीं हो, तुमको बैठाए थे हम किसी काम के लिए, बट तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पर। सर हमेशा अपने ही धोखा देते हैं। हाँ, तो ये हर जगह लागू होता है, प्यार में भी लागू होता है, बड़े सोच समझ के करना प्यार भैया। ठीक है, हाँ, अपने ही धोखा देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मीर जाफर के बाद गद्दी पे कौन बैठा है? तो मीर जाफर के बाद गद्दी पे बैठेगा मीर कासिम।
तो अंग्रेज मीर जाफर को हटा देंगे गद्दी से और बैठा देंगे मीर कासिम को। तो अब बंगाल का जो नवाब हो गया है वो मीर कासिम हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मीर कासिम कब से कब तक करेगा? 1760 से 1763 तक। मीर कासिम कौन है? बताओ प्रीति, मीर कासिम कौन है? लॉर्ड क्लाइव का गधा था मीर जाफर। मीर कासिम जीजा है। मीर कासिम अगर जीजा होगा, अभी गधे होगा, बिल्कुल। मीर कासिम जीजा का मतलब किसकी बेटी से शादी कर ली उन्होंने? मीर जाफर की। जीजा कह रहे हो? अरे दामाद है, जीजा नहीं है, दामाद है। ठीक है, मीर जाफर का वो दामाद है। ठीक है, सॉरी सर, दामाद। हाँ तो अरे थोड़ा रिलेशन ध्यान रखो, कुछ भी ना बना दो। वो मीर जाफर का दामाद है। ठीक है, हाँ। तो मीर कासिम जो है वो एक्चुअल में मीर जाफर का दामाद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, लेकिन मीर कासिम जब गद्दी पे बैठता है तो ये थोड़े अच्छे काम कराता है, मतलब एज कंपेयर टू मीर जाफर ये कुछ अच्छे काम कराएगा। ध्यान रखेगा जनता का कि उनको नुकसान न पहुंचे। और अंग्रेज क्या सोचते हैं, रॉबर्ट क्लाइव क्या सोचता है कि हमको मुक्त व्यापार करने की छूट मिल जाए बंगाल में हर तरीके से। तो मीर कासिम ठीक है कर देगा, लेकिन फिर साथ में वो ये भी करेगा कि भैया तुमको ही हम क्यों मुक्त व्यापार के लिए दें, हम हिंदू व्यापारियों को क्यों न दें। तो यहाँ पर थोड़ी सी अनबन होती है अंग्रेजों से। क्या करता है मीर कासिम की ये हिंदू व्यापारियों को भी टैक्स रहित व्यापार करने की छूट दे देता है, कहता है भैया तुम्हारे ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। तो अंग्रेज जो है वो कहते हैं कि ये तो हमारा अपमान है, मतलब तुमने हमारे बराबर रख दिया उनको, मतलब हद देखो। है ये भारत में ही, आके यहीं पर सब कुछ, और कह रहे हैं कि भारतीय हमसे नीचे हैं, तुम हमारे बराबर उनको दे रहे हो। ये यही हालत होती है जब आपस में आप लड़ते हैं कि एक बाहर वाला आदमी आकर के कहता है कि मैं सुपीरियर हूं और तुम हमारे बराबर इसको मुक्त व्यापार की अनुमति दे रहे हो। ये है चीज। यहाँ मुद्दा गर्मा जाता है मीर कासिम से। ठीक है, और आगे चल के मीर कासिम को भी गद्दी से उतार दिया जाएगा और फिर वापस मीर जाफर को बैठा दिया जाएगा। कहेगा भैया तुम सब गड़बड़ हो, जिस वजह से हम मीर जाफर को हटाए थे तुम हमारे खिलाफ जा रहे हो। तो मीर कासिम को भी हटाया जाएगा और फिर से मीर जाफर बैठेगा गद्दी पर। ठीक है, तो अब समझिए 1760 और 1763 में मीर कासिम बैठेगा। और इसके बाद एक काम जो आपको याद रखना है, मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर बनाई। तो ये वाला क्वेश्चन याद रखना कि किस बंगाल के नवाब ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दी थी। अभी पीछे हमने देखा था कि मुर्शिदाबाद किया था ना, ढाका से पहले ढाका थी राजधानी। ठीक है, तो ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया था। किसने? मुर्शिद ने, मुर्शिद कुली खान ने। अब ये जो आएगा मीर कासिम मुर्शिदा, ये इसलिए किया था, मुंगेर बिहार में पड़ता है। तो मुर्शिदाबाद से इसलिए बदलेगा क्योंकि बंगाल में अंग्रेज बड़े प्रभाव, मतलब बहुत परेशान करेंगे इसे, और ये सोचेगा कि मैं राजधानी से दूर रहूं तो बेटर है। तो ये अपना राजधानी मुंगेर ले जाएगा और वहां पर मतलब रहेगा। दूसरी चीज, भारतीय व्यापारियों को रियायत दी, टैक्स में छूट दिया। ठीक है, और ये मुद्दा अंग्रेजों के लिए थोड़ा सा आ, उनको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। समझिए, सिराजुद्दौला जब प्लासी के युद्ध में हारा, मीर जाफर को बैठाया गया। मीर जाफर के बाद फिर मीर कासिम,
और फिर से मीर जाफर बैठाया जाएगा 1763 में। तो इन सब चीजों को ध्यान में देखते हुए अंग्रेज फिर हटा देंगे इसे, और अगला फिर से नवाब बनेगा बंगाल का नवाब 1763। तो 1763 से 1765 फिर से मीर जाफर को गद्दी पे बैठा दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। रामधारी जी की जन्मस्थली है, अच्छा मुंगेर, अच्छा मुंगेर की बात कर रहे हो। ठीक, तो मीर जाफर को बैठा दिया। मीर कासिम क्या करे, जब मीर कासिम को हटा देंगे तो अब मीर कासिम यहां से चला जाएगा। अब मीर कासिम सोचेगा कि कोई ऐसा मिले जिसकी सहायता से मैं वापस बंगाल पे अधिकार कर लूं। ठीक है, तो सोचेगा कि मतलब कोई मेरी हेल्प कर दे। तो ये जाएगा किसके बाद, इस समय मुगल सल्तनत का शासक है जो दिल्ली वाला जो शासक है वो शाह आलम द्वितीय है। ठीक है, इस समय शाह आलम द्वितीय है, और शाह आलम द्वितीय है ये दिल्ली वाला मुगल सल्तनत का शासक है। दिल्ली सल्तनत, सॉरी, मुगल सल्तनत, दिल्ली नहीं, मुगल सल्तनत। ठीक है, तो और जो अवध का नवाब है, अवध में जो बैठा हुआ है वो सुजाउ दौला है। अवध का जो प्रांत है वहां पर सुजाउ दौला है, और जो मुगल सल्तनत में है वो आपका शाह आलम है। मीर कासिम इनके पास पहुंचेगा, तीनों का मिलकर एक गुट बनेगा, एक गुट बनाया जाएगा जिसमें सुजाउ दौला शामिल होगा, मीर कासिम शामिल होगा, और शाह आलम द्वितीय शामिल होगा। क्लियर है? और फिर इन लोगों का गुट का एक युद्ध होगा अंग्रेजों से फिर से, और वो युद्ध कहलाएगा बक्सर का युद्ध। क्लियर है? तो मीर कासिम यहां से भाग के जाएगा, और मीर कासिम पहुंचेगा सुजाउ दौला के पास। तो आप समझिए इस समय की कहानी। अभी मीर जाफर, समझिए कि मीर जाफर है बंगाल में। ठीक है, बंगाल में इस समय चल रहा है, इसका नवाब बन चुका है। अब हम मीर कासिम की बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मीर कासिम क्या कर रहा है। तो इस समय मीर कासिम सुजाउ दौला के पास पहुंचता है। सुजाउ दौला कौन है? अवध का नवाब। ठीक है, अवध का नवाब। इस समय मुगल सल्तनत का शासक शाह आलम द्वितीय है। ठीक है, तो इस समय जो मुगल सल्तनत का शासक है वो शाह आलम द्वितीय है। ठीक है, तो ये तीनों लोग अपना गुट बनाएंगे कि भैया हम मीर कासिम कहेगा कि मुझे फिर से बंगाल दिलवा दो, है ना, आप लोग के शरण में आए हैं। तो सुजाउ दौला के पास जब ये पहुंचता है तो वहां पे शाह आलम भी था। ठीक है, शाह आलम सुजाउ दौला के पास आया हुआ था। तो इन लोगों ने मिलकर अपना त्रिगुट संधि कह लो एक प्रकार से, या तीन लोगों का गुट बनाया। बट उधर रॉबर्ट क्लाइव है, वो अलग व्यक्ति, अपना अलग दिमाग लगा रहा है। तो फिर इनके बीच युद्ध होगा। मेन बात करते हैं अब, एक युद्ध होगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, और ये बक्सर का युद्ध होगा 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, ये होगा
22 अक्टूबर 1764। समझो जरा, मीर जाफर का समय देखो। तो मीर जाफर जब बंगाल का नवाब दोबारा बना है, तो दोबारा जब बना है तो 1763 में बना है, और 1764 में ही बक्सर का युद्ध हो गया है। मतलब जब यहाँ से मीर कासिम निकला है तो कुछ समय बाद ही वो उनसे मिल चुका है, नवाब लोगों से। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध होगा 22 अक्टूबर 1764। किनके बीच होगा? मीर कासिम, सुजाउदौला, शाह आलम द्वितीय वर्सेस अंग्रेज। जो बक्सर का युद्ध होता है वो एक संघ बना रखा है मीर कासिम ने, सुजाउदौला ने और शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है, तो इनकी एक टीम है, और दूसरी तरफ टीम किसकी है? अंग्रेजों की है, जिसमें हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा है। बंगाल का नवाब कौन है इस समय? जल्दी से आंसर दीजिए। इस समय बंगाल का नवाब कौन है? इस समय बंगाल का नवाब कौन है? मीर जाफर है। ठीक है, वही गद्दी पर है। इस युद्ध में हार जाते हैं, तीनों के लोग हार गए। सुजाउदौला हार गया, मीर कासिम हार गया, और शाह आलम हार गया। अब ये क्या, अब ये केवल एक हार नहीं है, आप जरा इसके परिणाम को समझो कि तीन बड़ी शक्तियां हार गई हैं, क्योंकि शाह आलम खुद मुगल सल्तनत का शासक है, और इस पूरे टीम का हारने का मतलब कि मुगल सल्तनत का हारना। एक अवध का नवाब है जो, उसको हरा रखा है आपने। मतलब अब पूरी तरीके से अंग्रेजों का कब्जा है अब, सीधे सीधे। क्योंकि अगर आपने शाह आलम द्वितीय को हरा दिया, मतलब मुगल सल्तनत को आपने हरा दिया है। बंगाल पूरी तरीके से अंग्रेजों के अधिकार में आ जाएगा। तो यही वो युद्ध है, बक्सर का युद्ध, जिसके बाद कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भारत में अपने पैर जमा लिए, और अब यह तय हो गया कि अब ये सत्ता जरूर संभालेंगे भारत की। ठीक है, बक्सर का युद्ध। जो नींव पड़ी है वो प्लासी के युद्ध से पड़ गई है, रही सही कसर जो थी वो बक्सर के युद्ध ने खत्म कर दी। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पे पूरा अधिकार अंग्रेजों का हो जाएगा। ठीक है, और 22 अक्टूबर 1764 को जब ये युद्ध मतलब ये युद्ध हुआ है, और हेक्टर मुनरो के रिस्पेक्ट मतलब नेतृत्व जो कर रहा है, इसके बाद संधि होगी। अब संधि की जाएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, उसको कहेंगे इलाहाबाद की संधि। ये युद्ध जब खत्म होता है, अब इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि की जाती है। दो संधियां होती हैं, इस संधि के अकॉर्डिंग दो संधियां होती हैं। पहली संधि
शाह आलम द्वितीय से। दूसरी, अवध के नवाब से। जो पहली संधि है शाह आलम वाली, 12 अगस्त 1765, इलाहाबाद की संधि याद रखिएगा, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई है। और जो शाह आलम द्वितीय से हुई है वो 12 अगस्त 1765 की है। और जो अवध के नवाब से हुई है, जो सुजाउद्दौला है, वो 16 अगस्त 1765 की है। ठीक है। हुआ क्या इस संधि में, तो शाह आलम से जो संधि हुई है, शाह आलम से जो संधि हुई है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो गई। इलाहाबाद कड़ा के प्रदेश मुगलों को दे दिया गया। ये दो चीजें, और इसके अलावा पैसा भी था। ठीक है, मनी भी मैट था कि कुछ पैसे देने पड़े थे, वो सब चीजें। तिवारी जी, दो भाई। ठीक है, देखो अंग्रेज ये चाह रहे हैं कि बंगाल इनके हाथ से ना निकले। बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बता दें कि पूरे देश का जितना ये व्यापार करते थे उसका 60% अकेले बंगाल से करते थे। ठीक है, तो बंगाल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र था इनका। तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो भी उस प्रांत थे उन सबकी दीवानी अपने हाथ में ले ली। दीवानी का मतलब राजस्व पे पूरा अधिकार अंग्रेजों का हो गया। टैक्स कलेक्शन, जो भी टैक्स लगेगा वहां पर वो सब अंग्रेज कलेक्ट करेंगे। एक बहुत बड़ी चीज अपने हाथ में ले ली उन लोगों ने। ठीक है, लेकिन मुगल को यानी शाह आलम को ये इलाहाबाद वगैरह के प्रदेश दे दिए। इलाहाबाद वगैरह के प्रदेश किसके हाथ में आते थे, सुजाउद्दौला के हाथ में थे। उनसे लेकर के मुगलों को दे दिया। ठीक है, दो चीज। और बहुत सारा पैसा भी था जो चीजें दी गई। ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पूछा जाता है। सुजाउद्दौला पे जुर्माना लगाया गया कि 50 लाख आप पे जुर्माना लगाया जाता है, क्योंकि आप हमारे खिलाफ गए तो आप इस जुर्माने को भरिए। तो सुजाउद्दौला ने 50 लाख जुर्माना भरा है अंग्रेजों के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि दो संधि जो हुई है इंपॉर्टेंट है कि ये संधि कब हुई है, 1765 में। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब समझिए जरा, इस संधि के बाद क्या किया। संधि के बाद उप दीवान नियुक्त किए। पहला, मोहम्मद रजा खान। राजा सिताब राय। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लेना दोनों नाम, कि संधि के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के उपदीवान किसे नियुक्त किए थे।
और ज्यादातर बंगाल का ही पूछता है, वैसे बिहार का भी याद कर लेना, बट ज्यादातर क्वेश्चन बंगाल वाला पूछता है। तो इस संधि के बाद इन्होंने उप दीवान नियुक्त किया था बंगाल में मोहम्मद रजा खान नियुक्त किया। क्या भी एक प्रकार से इन्हीं का आदमी है ये, ठीक है, ये अंग्रेजों का ही आदमी। और जो बिहार में किया है वो राजा सिताब राय। तो दोनों के नाम याद कर लीजिए कि संधि के बाद अंग्रेजों ने यहाँ पे उप दीवान नियुक्त किए थे। नवाब तो है, उप दीवान भी है, ये उन्हीं के आदमी है एक प्रकार से। तो जो क्वेश्चन बनता है उसका यही बनता है, ठीक है। लेकिन एक चीज और बदल दी गई। अब वो सबसे बड़ी चीज वही थी कि द्वैध शासन व्यवस्था लगा दिया गया। द्वैध शासन व्यवस्था। अच्छा, एक चीज शायद इसमें इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का गवर्नर कौन है? संधि के समय बंगाल का गवर्नर, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। कोई बता सकता है कौन है? जब इलाहाबाद की संधि हुई है 1765 में, तो बंगाल का गवर्नर कौन रहा होगा? रॉबर्ट क्लाइव। नोट कर लो इस पॉइंट को। इस संधि के समय वारेन हेस्टिंग नहीं है भाई, वारेन हेस्टिंग तो अभी बाद में आएगा, क्लाइव है अभी। तो इस समय बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव है। वारेन हेस्टिंग लास्ट में आएगा, 72 70 उत्तर के बाद आएगा वो, ठीक है। चलिए, इसको भी याद रखना है। अच्छा, द्वैत शासन समझो। द्वैत शासन का मतलब होता है दोहरा शासन, ठीक है। और ये शासन कब से कब तक चला है? तो द्वैत शासन चला है 1765 से 1772 तक। शुरू के समय क्लाइव, अंत के समय वारेन हेस्टिंग्स। जब द्वैत शासन शुरू होता है तो इस समय गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव है, लेकिन जब ये खत्म हो रहा होगा 72 के आसपास, तो गवर्नर वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि द्वैत शासन जब 1765 से 1772 तक चला है, जब ये स्टार्ट हुआ है, जो इलाहाबाद की संधि हो रही है, तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई है, तो इस समय गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन ये द्वैत शासन जब खत्म हो रहा होगा, 1772 वाला जो एक्ट आएगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट, तो उस समय जो गवर्नर बनेगा वो आपका वारेन हेस्टिंग बनेगा, ठीक है। अब द्वैत शासन को जरा समझो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझो जरा, ये है क्या द्वैत शासन? बंगाल के नवाब द्वैत शासन का मतलब है कि दो लोग शासन करेंगे, ठीक है, बंगाल पर ही। तो बंगाल पे ही दो लोगों का शासन होगा। एक, बंगाल के नवाब अलग शासन कर रहे होंगे और अंग्रेज अलग कर रहे होंगे। लेकिन अंग्रेज जो मेन मेन एरिया है वो अंग्रेज अपने अधिकार में ले लेंगे। समझिए जरा क्या, बंगाल के नवाब को क्या दे देंगे? प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, और अपने पास क्या रख लेंगे?
मतलब कितने होशियार हैं ये देखो, जो पैसा इकट्ठा करने वाला काम है वो सब अंग्रेज अपने पास ले लेंगे, जो टैक्स कलेक्शन है, ठीक है, क्योंकि वो धन है, वो अपने पास ले लेंगे। अब हमारी बात समझो, जो नवाब हैं बंगाल के, उनको क्या दे दिए हैं, बेटा तुम सड़कें बनाओ, ठीक है, और जो सेना वेना है उसके खर्च वर्च है वो तुम देखो, जो उनको वेतन देना है वो भी तुम देखो, ठीक है, स्कूल बनवाने, अस्पताल बनवाने वो बनवाओ तुम, सब कुछ तुम देखो। हम क्या, हम पैसा इकट्ठा करेंगे, और अंग्रेज वो पैसा उनको दे भी नहीं रहे नवाब को, मतलब हद किए है। तो वो नवाब वो काम करेगा कैसे, सारा राजस्व ये इकट्ठा कर रहे हैं, टैक्स सब ये ले रहे हैं, और उसको कह रहे हैं बेटा जो तुम्हारे पास है तुम उतने से रोड वोड बनवाओ सब। तो वो बेचारा दयनीय स्थिति में, बंगाल का नवाब बस नाम का नवाब है, वो है कुछ नहीं, बस उसको कुर्सी में बैठा दिया गया, बेटा तुम नवाब हो, तो उसको उसको समझाया जा रहा है कि तुम नवाब हो, है वो कुछ नहीं, ठीक है, सब कुछ अंग्रेजों के अधिकार में है। तो ये है चल रहा है द्वैत शासन। वो इसलिए है कि बंगाल की जनता विद्रोह ना करे। क्यों, गद्दी पे कौन बैठा है, नवाब साहब बैठे हैं, बट शासन कौन कर रहे हैं, अंग्रेज कर रहे हैं। तो बात बस ये है कि विद्रोह ना हो, तो इसलिए वो नाम के नवाब को बैठा रखा गया है, ठीक है। अच्छा चलिए, जरा नवाब के नाम बता दें हम पूरे, समझिएगा जरा, फिर हम कुछ चीजें आगे बता दें, देखना समझना। जो नवाब है बंगाल के, बंगाल के जो नवाब हैं, देखो सबसे पहले कौन बना था, मुर्शिद कुली खान। फिर कौन बना, सुजाउद्दीन। फिर कौन बना, सरफराज। फिर कौन बना, अलीवर्दी खां। सिराजुद्दौला। मीर जाफर। मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, ठीक है। तो ये लोग बने हैं। इसके बाद कौन बनेगा, मीर कासिम के बाद फिर बनता है ना, फिर मीर जाफर बनेगा, और मीर जाफर के बाद फिर कौन बनेगा, नजमुद्दौला। सैफुद्दौला। बंगाल का अंतिम नवाब यही है, मुबारक उद्दौला। जो अंतिम नवाब है बंगाल का वो है मुबारक उद्दौला। इसके बाद नवाब का पद खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है।
मुबारक के बाद ये खत्म कर दिया जाएगा। अरे वो नजमुद्दौला को ही निजामुद्दौला कहा जाता है, ठीक है, नजमुद्दौला को ही निजामुद्दौला कहा जाता है। हाँ, उसी का नाम है, नजमुद्दौला को ही निजामुद्दौला कहते हैं। तो मुर्शिद कुली खां, और देखो इम्पोर्टेंट कहाँ तक था, तो ये मीर जाफर तक आपने देखा ही है, उसके बाद ये लोग हैं, नजमुद्दौला जो है ये इसके बाद है, ठीक है। तो अब नजमुद्दौला का वो देख लो कि जरा थोड़ा सा अगर आइडिया समझना है कि कब से कब तक है, तो 1765 से 1766, 1766 से 1770, 1765 तक तो मीर जाफर ही है ना, 63 और 65 में। बाकी इसके ऊपर का आपने देख ही लिया है, ठीक है, पीछे हमने नोट ही कर दिया है, तो ये समझ लो। तो जब द्वैध शासन चल रहा है, द्वैध शासन 65 से, तो नजमुद्दौला है। द्वैध शासन जब शुरू हुआ है तो मीर जाफर है, और शुरू होने के बाद जो है तो फिर वो नजमुद्दौला है उस दौरान, ठीक है। फिर उसके बाद सैफुद्दौला, फिर मुबारक उद्दौला। तो बंगाल का जो अंतिम नवाब है वो ध्यान रखिएगा, बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ की कहानी खत्म हो जाएगी। एक दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट बता देते हैं, बट आगे चल करके हम इसको जब अंग्रेजों का वो गवर्नर पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल में पढ़ा देंगे। बट एक छोटा सा पॉइंट समझ लो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, बट डिटेल में हम इसको देखेंगे जब हम गवर्नर पढ़ेंगे, और गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, अब हम तो इसी को न मानेंगे, एक तो प्लासी का युद्ध, ऊपर से बक्सर का युद्ध, और फिर सब कुछ कर लिया इसने। तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव ही है। अच्छा, इसको एक चीज बोला गया है, पढ़ो जरा क्या बोला गया है। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, रॉबर्ट क्लाइव को कहा है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, और कहा किसने है? विलियम पिट ने कहा है। विलियम पिट ने कहा है कि ये रॉबर्ट क्लाइव छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये सीधे स्वर्ग से भेजा गया है जीतने के लिए, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सेना नायक है। तो ये विलियम पिट समझा रहे हैं। बट आगे चल के एक दूसरे हैं व्यक्ति, वो क्या कहते हैं इसके बारे में। क्लाइव द्वारा बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित हो गया। अब ये कोई और कह रहा है, मतलब ऊपर वाला कह रहा है विलियम पिट की वो सेना नायक है स्वर्ग से उत्पन्न, और एक दूसरे व्यक्ति हैं के एम पन्नीकर, इस समय को 1765 से 1772 के समय को के एम पन्नीकर ने कहा है कि ये डाकुओं का राज्य है। क्यों कहा है?
इसने इतना त्रस्त कर दिया है बंगाल की जनता को रॉबर्ट क्लाइव ने, इसने पूरा परेशान करके रख दिया उस समय। ठीक है, अब बहुत डिटेल में हम बताने नहीं जा रहे, लेकिन इतना समझ लो कि इसने टैक्स वगैरह कलेक्शन, अत्याचार, ये सब कर रखा है रॉबर्ट क्लाइव ने। तो ये जो है, इन्होंने कहा है कि इस समय डाकुओं का राज है, जैसे डाकू डाका नहीं डालते हैं, वैसे ये है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। स्वर्ग से उत्पन्न, ये क्वेश्चन बना हुआ है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसको कहा गया है। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया, ये क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है। क्लाइव भारत में गवर्नर के पद पर 1757 से 1760 तथा 1765 से 1767 तक रहा। दो बार बना है ये, एक बार ये बना है 1757 से 1760, और फिर ये बना है 1765 से 1767, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दो बार ये बना है भारत में गवर्नर। आज एक अलग पॉइंट इंपॉर्टेंट, शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नोट करो। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा और इम्पोर्टेंट है ये कि किसके समय में दिल्ली पर अधिकार हुआ था। किसके समय में हुआ था? शाह आलम द्वितीय के समय में दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। अच्छा, इसका शासन काल क्या था, याद है कुछ? सत्रह से लेकर 1806 के बीच शाह आलम द्वितीय ही था। ठीक है, तो 1803 में ही इसके समय में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी तक तो ये बंगाल में थे, लेकिन बंगाल से चल करके दिल्ली पे अधिकार कर लिए, क्योंकि बंगाल में जब ये बहुत मजबूत हो गए तो उन्होंने कहा अब दिल्ली सीधे चला जाए, हो गया बहुत, अब सीधे पूरे देश पे राज होगा। ठीक है, समझ जाइएगा इसको बस। तो ये है आज का टॉपिक, जिसको हम लोग कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। और इस तरह से ये दो जो युद्ध हुए हैं, इन दो युद्धों ने बंगाल पर पूरा इनका अधिकार करवा दिया है, और इसने तय कर दिया कि अब देश पर शासन अंग्रेजों का होगा। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि कुछ समय के बाद 1803 पे दिल्ली पे अधिकार हो चुका है ना। तो ये अंग्रेज आके चल के दिल्ली पे अधिकार कर लेंगे और फिर धीरे धीरे सब चीजें बढ़ जाएंगी। चलो 2 मिनट में इसको रिवाइज कर लो तो समझो जरा सभी लोग कैसे। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में जब हम देखते हैं, तो बंगाल का सूबेदार जो मुर्शिद कुली खां है ना, पहले राजधानी ढाका थी। आपको हमने बताया ना कि बांग्लादेश भी शामिल था बंगाल में, तो पहले राजधानी ढाका थी, लेकिन इसने मुर्शिद कुली खान ने उसको मुर्शिदाबाद रखा। तो एक प्रकार से उसके नाम से याद कर सकते हो। ठीक है, मुर्शिदाबाद। और फिर थोड़े थोड़े समय के लिए सुजाउद्दीन हुआ, सरफराज हुआ, ये लोग उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट व्यक्ति अलीवर्दी खां है, थोड़ा सा उसको आप ध्यान रखेंगे अलीवर्दी खां को, जो 1740 से 1756। ये भी बस इसलिए याद रखना है क्योंकि इसकी पुत्री जो है
उसी का बेटा सुजाउद्दौला सिराजुद्दौला है जो बैठेगा गद्दी पर। तो सिराजुद्दौला 1756 में गद्दी संभालता है, नवाब बनता है, और नवाब बनते ही अधिकार कर लेता है कलकत्ता। इसने इसके अलावा कई जगहों को जीत लिया था, कई सारी फैक्ट्रियां थी उसको मतलब अधिकार में ले लिया था सिराजुद्दौला ने। तो फोर्ट विलियम जो इनका मेन किला था कलकत्ता में फोर्ट विलियम मेन किला था अंग्रेजों का, इस पर अधिकार कर लेता है सिराजुद्दौला। और यहाँ से अंग्रेज भाग जाते हैं, अंग्रेज भाग करके एक द्वीप पर शरण लेते हैं, और वहीं पर काल कोठरी की घटना होती है, ब्लैक होल की घटना। वहां पर एक ही रूम में लगभग 146 लोग को बंद कर दिया जाता है, जिसमें से अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल भी है। तो हॉलवेल इस चीज को बता रहा है, तो या मतलब ब्लैक होल की घटना या हॉलवेल की घटना ऐसे भी कहा जाता है, या काल कोठरी की घटना भी कहा जाता है। तो उसमें से 23 लोग बचे अगले सुबह। तो कहा जाता है कि उस 23 व्यक्ति में हॉलवेल भी था, ठीक है। और ये सूचना जब मद्रास पहुंची तो वहां से रॉबर्ट क्लाइव वॉटसन के सहयोग से एक सेना लेकर के बंगाल पहुंच जाता है, और थोड़े ही समय में वो सारी जगह जीत लेता है जो नवाब ने जीते थे। तो फोर्ट विलियम, चंद्रनगर और कोलकाता, जो भी मेन मेन क्षेत्र थे सबको वो जीत लेता है, ठीक है। और फिर वहां पर होती है एक अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए नहीं बताए, लेकिन एक अलीनगर की संधि हुई थी, ठीक है। ये अलीनगर की संधि बस इतना समझ लो कि ये प्लासी के युद्ध से पहले हुई थी, ठीक है। प्लासी के युद्ध से पहले एक संधि हुई थी, अलीनगर की संधि। उसमें बस ये तय किया गया था कि कोई किसी पे अधिकार आक्रमण नहीं करेगा, ठीक है। मतलब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, आप जहां है वहां रहिए, हम जहां है हम है, सब लोग अपना करिए, आक्रमण मत करिए। लेकिन अंग्रेज तोड़ देंगे इस संधि को, ठीक है। और आगे चल करके अंग्रेज आरोप लगाएंगे कि सिराजुद्दौला ने तोड़ा है, वो कहेंगे नहीं तुमने तोड़ा है, और वो एक युद्ध में बदल जाएगा फिर आगे चलकर प्लासी के युद्ध में। तो प्लासी का युद्ध होगा 22 जून 1757 को, ठीक है। और ये युद्ध किसके बीच होगा? सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव। जीत होगी रॉबर्ट क्लाइव की। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा, जो कि कुछ ही समय बाद हटा दिया जाएगा। फिर मीर कासिम बैठेगा, और मीर कासिम राजधानी बदल देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर किसने बनाई, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मीर कासिम। और फिर ये जाके किससे मिल जाएगा? मीर कासिम के बाद फिर मीर जाफर बनेगा, तो फिर मीर कासिम भाग करके सुजाउद्दौला के पास पहुंच जाएगा। देखो, सिराजुद्दौला और सुजाउद्दौला में कंफ्यूजन मत होना, सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन यही है स्टूडेंट का। समझे में नहीं आता कि सुजाउ, क्वेश्चन जब आता है ना तुमको ये नहीं पता चलता सुजाउद्दौला है कि सिराजुद्दौला है, ठीक है। तो सिराजुद्दौला जो है वो आपका एनसीईआरटी में 23 जून 1757 दिया है। क्या दिया है 23 जून? प्लासी का युद्ध। तो हम भी तो 23 जून ही कह रहे हैं, हमने क्या कोई और डेट लिखी है क्या? 23 जून ही तो लिखी है। अरे बेवकूफ हो का अभिनंदन, हमने कहा लिखा है डेट? 23 जून 1757 ही तो लिखा है, कि तो हमने कुछ और लिख दिया है। 22 बोले हैं, अरे 22 बोले, 22 अक्टूबर बोले थे, वो दूसरी डेट है। 23 जून 1757, ये दिख नहीं रहा ऊपर? तो ये पहुंचता है सुजाउद्दौला। तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब है, सुजाउद्दौला अवध का नवाब है। तो तीनों लोग मित्र बनते हैं। सुजाउद्दौला बनता है, मीर कासिम बनता है। मीर कासिम कौन है? मीर जाफर का दामाद है। और ठीक है, लिखे सही हैं, ठीक है। और फिर साथ में कौन आता है? शाह आलम द्वितीय आता है। इन लोगों के साथ मिलकर 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध होता है बक्सर का। और उधर रहता है अंग्रेज हेक्टर मुनरो, जो नेतृत्व करता है। बुरी तरीके से हार होती है इनकी, और अंग्रेज जीत जाते हैं, ठीक है। और इसी युद्ध के बाद एक संधि होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट संधि है, इसको रट लेना, इलाहाबाद की संधि 1765, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस समय गवर्नर कौन है बंगाल का? तो रॉबर्ट क्लाइव। दोनों पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए, ठीक है। और संधि के बाद ये दो जो दीवान बनाए गए हैं, जो अंग्रेजों की कठपुतली है एक प्रकार से, तो एक बंगाल में बनाया जाएगा उप दीवान, एक मोहम्मद रजा खां, और बिहार में बनाया जाएगा राजा सिताब राय, ठीक है। और इसी के बाद द्वैत शासन चालू हो जाएगा। अब बंगाल का नवाब का कोई अधिकार नहीं है, नाम के लिए बैठाएंगे वो, ताकि वहां की जनता समझती रहे कि हमारा शासक बैठा है, बट एक्चुअल कंट्रोल अंग्रेजों के हाथ में आ जाएगा। क्योंकि जो पैसे वाला सारा मामला है वो अंग्रेज देखेंगे अब, टैक्स कलेक्शन, राजस्व, और बहुत मतलब
एक प्रकार से बहुत धन लूटेंगे ये, ठीक है। और बाकी ये नवाब की सीरीज है वो हमने बता दी एक साथ। अंतिम है मुबारक उद्दौला, ठीक है, जो बंगाल का नवाब है ना। और रॉबर्ट क्लाइव के कुछ पॉइंट थे कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसने बोला है, विलियम पिट। और डाकुओं का राज किसने कहा है, के एम पनिकर। 2 बार इसका गवर्नर बना है ये, 57 से 60 और 65 से 67। तो ये दोनों चीजें भी ध्यान रखिएगा। और दिल्ली पर कब्जा कब हो गया है, तो 1803 में हो गया है। तो मुगल शासक कौन था इस समय, शाह आलम द्वितीय था। ये मेन इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट है सीधे एग्जाम के लिए आपका जो एक बनता है सीधे, ठीक है। चलिए तो ये पॉइंट हम लोग का खत्म हुआ। कल हम लोग देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। तो कल हम लोग देखेंगे कि मैसूर के साथ जो युद्ध हुए हैं अंग्रेजों और मैसूर के, वो हम लोग कल देखेंगे। क्यों बेटा देवेंद्र, ठीक है ना। हाँ, 4 युद्ध कल बताएंगे। अभी मैसूर युद्ध पढ़ाए नहीं थे, है ना, ठीक है। अभी वो पढ़ाएंगे, वो कर्नाटक युद्ध था वो। चलो ठीक है। तो और सब सिस्टम बंद था क्या, और सब सिस्टम बंद था। अरे तुम क्या लिखते रहते हो पंकज, कुछ भी लिखते रहते हो, पता ही नहीं चलता पूछ क्या रहे हो, कह क्या रहे हो। और सब सिस्टम बंद था। कौन सा सिस्टम बंद था बताओगे, कुछ क्लियर करो तब तो आंसर दे। इलाहाबाद की संधि के समय नवाब कौन था, भैया 1765 में कौन था, मिर्जाफर था ना। फिर उसके कुछ समय बाद वो बन जाता है दूसरा वाला। डेट देखो ना, लिख तो दिए। मिर्जाफर कब से कब है, 1763 से 65। और फिर उसी के बाद अगले उसमें नजमुद्दौला आएगा, तो अभी तो मिर्जाफर ही है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू क्लास। कल हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे। टेक्निकल वर्ड है बेटा, तुमको बहुत मारेंगे हम पंकज, समझ गए ना। तुमको कसम से बहुत मारेंगे। हम समझ रहे हैं तुम क्या कहना चाह रहे हो। हाँ, हम इतने बेवकूफ नहीं है जितने, बट क्लास चल रही है इसलिए हम बोल नहीं सकते, ठीक है ना। थैंक यू। चलो ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू क्लास। बस बंद करते हैं।